जी बताइए, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। ओके, मेरे बैकग्राउंड से किसी भी किस्म का नॉइज जो है आप लोगों को सुनने में आ रहा है? ओके ओके, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज है लेसन नंबर 2। आज की क्लास में भी हम लोग टीचिंग को पढ़ेंगे। कल भी जो है हम टीचिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक से जो क्लास होगी उसमें हम लोग रिसर्च को पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अक्सर चीजें पढ़ रखी है, तो अगर आप लोगों ने इन पीवाईक्यूज को जो है लगाया भी होगा तो क्वेश्चन आसान होंगे, आपको समझ में आते होंगे। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो वो जो है आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए, इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ एजुकेशन हैविंग हाई पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एस्टीम एंड कमिटमेंट टू पर्सनल फुलफिल एथिकल जजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एजुकेशन के फॉर्म को आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है कि वो कौन सा एजुकेशन का फॉर्म है जिसमें जो है सेल्फ एस्टीम, कमिटमेंट, पर्सनल फुलफिलमेंट, एथिकल जजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है प्रोवाइड करने के हाई जो है चांसेस होते हैं। यानी ये सारी चीजें जो है आपको उन एजुकेशन में मिलती है। तो वो कौन सा एजुकेशन है? फॉर्मल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मॉरल वैल्यू एजुकेशन? जी, वैल्यू ऑफ एजुकेशन। गुड। तो यहाँ पे जो होगा ये वैल्यू एजुकेशन होगा, क्योंकि मॉरल एजुकेशन जो है वो भी वैल्यू एजुकेशन के अंदर ही क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो वैल्यू एजुकेशन आपका एक ऐसा एजुकेशन है जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, प्रैक्टिस भी कराई जाती है, साथ ही साथ जो है हमारी समाज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके जो तौर तरीके होते हैं, एक दूसरे से बात करने के, बोलने के, लोगों के साथ कैसे हमें रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपको वैल्यू एजुकेशन के अंदर बताई जाती है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 32। अ कॉलेज टीचर कंडक्ट अ क्विज सेशन विद अ व्यू टू एक्सेलरेट द टेम्पो ऑफ मोटिवेशनल पार्टिसिपेशन। दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन। तो कह रहे हैं कि ये किस टाइप का इवेल्युएशन है जिसमें एक टीचर जो है एक क्विज सेशन जो है कराता है इस मकसद के साथ ताकि वो मोटिवेशनल पार्टिसिपेशन की रफ्तार को तेज कर सके। तो इसमें जो है बहुत सारे कीवर्ड्स जो है आपको दिख रहे होंगे, तो बताइए यहाँ पर ये कौन सा इवेल्युएशन? सर ऑफ टेस्ट था। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्विज सेशन है, फिर इसी तरीके से एक्सिलरेट, इसका अगर हम अल्टरनेट वर्ड हम ढूंढेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंप्रूवमेंट, यानी जिसके अंदर हम बेहतरी चाहते हैं, ठीक है, तेज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आएंगी। चलिए, which among the following is least important for the academic success of student। तो स्टूडेंट की एकेडमिक सक्सेस के लिए फॉलोइंग में से जो है कौन सी कॉम्पिटेंसी जो है कम अहमियत रखती है? ऑप्शन सी सर। लीगल का। हाँ देखिए, क्योंकि हमारे एकेडमिक सक्सेस के लिए जो है लीगल कॉम्पिटेंसी या लीगल सलाहियत का होना जो है कोई मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, हमें इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल कॉम्पिटेंसी, ये सारी चीजें जो है हमारे एकेडमिक सक्सेस का जो है पार्ट बनती है। लीगल का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। चलिए, in educational institution, students usually have group journals, magazines, and write in them on regular basis. Which of the following statement are correct about journaling as a method of informal assessment? कह रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है स्टूडेंट का आम तौर पर जो है जर्नल्स या मैगजीन ग्रुप होते हैं, और वो लोग जो है उनमें क्या करते हैं, रेगुलर बेस पे यानी उन मैगजीन एंड जर्नल्स में लिखते हैं। तो फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट जो है जर्नल के बारे में सही होगा इनफॉर्मल असेसमेंट के मेथड के तौर पे? तो सिंपल सी बात है, आपको जो है जर्नल जर्नल के बारे में जो है पूछा जा रहा है, जर्नल के बारे में पूछा जा रहा है, वही आपको यहाँ पर बताना है। ए बी। ए और बी। ए बी सर। हाँ तो बिल्कुल ए और बी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जर्नल्स जो है ये एक तरीके के टूल्स होते हैं जहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड की जाती है कि आप अपने थॉट्स को एंड आइडियाज को जो है आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो, वाजे कर सकते हो, ठीक है। यानी आप जो भी मकालात वगैरह लिखते हैं वो सारी चीजें आपकी इसी में पब्लिश होती है।
क्या चीजें आपने सीख रखी है, तो उस चीज का टैलेंट दिखाने के लिए भी आपके पास क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है। यानी आपके पास जिस चीज की फील्ड में नॉलेज, आप उस चीज को जो है क्या कर सकते हो, उस फील्ड में लिख के आप अपनी चीजों को दिखा सकते हो। एज अ वे टू कॉप विद स्ट्रेस, ठीक है, यानी स्ट्रेस के साथ मुकाबला करने का तरीका, ये ऐसा कुछ यहाँ पर होता ही नहीं है। और ये भी इसी तरीके से अथॉरिटी के साथ जो है स्कोर सेटल करने का एक टूल है, ये भी ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। चलिए, the most characteristic feature of an adolescent learner which determines his her social and moral development is the, ठीक है। तो एडोलसेंस लर्नर की जो है कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कौन सा जो है उसकी सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट को जो है बताएगा। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है एडोलसेंस की जो उसकी सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट के बारे में सी बताएगा। थर्ड ऑप्शन। सी सर, मैक्स सी थर्ड मिक्सिंग अप ऑप्शन सी। पीआरस के बारे में। सी 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 जी जी सर, सी। थर्ड ऑप्शन। फिर से देख लीजिए ऑप्शन आप लोग। ऑप्शन बी होगा सर। देखिए यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज हमने आप लोगों को बताई थी कि हमारे जो एडोलसेंस लर्नर्स होते हैं उनकी एज क्या होती है, यानी 11 से लेकर 21 ईयर्स के एज के दरमियान के जो बच्चे होते हैं वो आपके एडोलसेंस के अंदर जो है ये बच्चे आते हैं, ठीक। तो इन बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो हीरो वर्शिपिंग वाला होता है। हीरो वर्शिपिंग हम किसको बोलते हैं, यानी हम बोलते हैं ना कि हमारा कोई एक आइडियल है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं मतलब अपना एक एक आइडियल जो है बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है शाहरुख खान को फॉलो कर रहा है, कोई जो है सलमान खान की हेयर स्टाइल को जो है फॉलो कर रहा है। तो हीरो वर्शिपिंग का मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसकी बहुत ज्यादा जो है तारीफ की जाती है, जो बहुत ही ज्यादा जो है पॉपुलर बंदा हो, ठीक है, यानी हीरो वर्ड ही लग गया है, तो यानी हीरो की इबादत करना। तो इसका मतलब ही वही होता है, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और लोग उस जैसा जो है बनने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, अपना उसको आइडियल मानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो जो एडोलसेंस लर्नर होते हैं सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट दोनों तरीके से इसके अंदर हीरो वर्शिपिंग के अंदर आएगा। तो देखिए मान लीजिए एक तो सोशल वाले ये आपके फिल्म स्टार हो सकते हैं, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट में मान लीजिए कोई भी आप किसी भी बड़े मौलाना को मान सकते हो कि उन जैसा आप बनना चाहते हो, ठीक है। तो यानी उनकी जो वैल्यूज है या वो जिस तरीके से इंसाफ वाला काम करते हैं, लोगों से जिस तरीके से अच्छे तरीके से काम करते हैं, मिलते हैं, इन सारी चीजों को या इन सारी आदतों को जो है आप अपने अंदर लेने की ख्वाहिश करते हो। लेकिन ज्यादातर जो एडोलसेंस लर्नर होते हैं वो सोशल कॉम्पिटेंसी वाली चीजों को जो है अपने अंदर ज्यादा अपनाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो जो अभी नौजवान बच्चे होते हैं 11 से 20 साल के दरमियान के बच्चे होते हैं, उनकी हेयर स्टाइल कैसी होती है, उनका पोशाक कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, वो सारा का सारा जो है उनका कोई ना कोई जो है हीरो वर्शिप जो है होता ही होता है, जिसको बेस बनाकर वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लड़कियों में भी यही होता है और लड़कों में भी यही होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी सर। सही। द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो है फॉलोइंग में से किस चीज पर जो है फोकस किया जाता है। Organization of thoughts and ideas, seeing of relationship among fact, systematic presentation to enable quick reproduction, critical thinking, mastery of correct sequence of facts, segregating one future from another. सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन बी। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो रिलेशनशिप फैक्ट के दरमियान देखा जाता है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही करेक्ट सीक्वेंस, यानी जिस तरीके से आपको एक ऑर्गेनाइज शक्ल में, एक मुरत्तब मुनज्जम शक्ल में जो थॉट्स एंड आइडियाज आपको सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसी को हम बोल सकते हैं अनदर वर्ड में सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, यानी जो चीजें आप सीखते हो उसको सिस्टमेटिक वे में जो है आप क्या करते हो, बताते हो। फिर यहाँ पर भी करेक्ट सीक्वेंस वगैरह ये सारी चीजें वर्ड दिए गए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के फ्यूचर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज आर कंट्रीब्यूट टू द डायरेक्ट लर्निंग। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट टीचिंग नहीं है बल्कि डायरेक्ट लर्निंग है। तो इसका क्या मतलब है, ये आपसे जो है लर्नर सेंटर के बारे में जो है बात की जा रही है। तो फॉलोइंग में से कौन सा टीचिंग का तरीका है जो डायरेक्ट लर्निंग के लिए हिस्सेदार है, यानी जो डायरेक्ट लर्निंग से ताल्लुक रखता है। डी ऑप्शन सर। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग जो है ये आपका टीचर सेंटर आएगा,
ठीक है, तो इसको हमें यहाँ से हटाना है। लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो एंड विजुअल्स, ये भी जो है आपका जो है टीचर सेंटर आएगा। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, ये स्टूडेंट सेंटर है। फिर इसी तरीके से मॉक एंड ह्यूरिस्टिक मेथड जो होते हैं, ये भी आपका क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है। ठीक, फिर इसी तरीके से इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन जो है, ये भी आपका क्या है, टीचर सेंटर। यहाँ पर डायरेक्ट टीचिंग नहीं, डायरेक्ट लर्निंग लिखा गया है। ठीक है, अगर डायरेक्ट टीचिंग लिखा गया होता तो आप कहते कि हाँ ये टीचर सेंटर से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक है ठीक है, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। देखिए सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग जो है, इससे ये इसमें क्या होता है, टीचर ही काम करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पर फोकस होता है वो स्टूडेंट करते हैं। इस वजह से इसको स्टूडेंट सेंटर ऑफ टीचिंग में लिया जाता है। सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग दोनों में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि सिमुलेशन को जो है पायलट ट्रेनिंग भी कहा जाता है। सिमुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है, यानी जो टीचर होता है, वो बच्चों को सिखाने के लिए जो है एक रियल लाइफ सिचुएशन या एक रियल लाइफ इन्वायरमेंट क्या है, क्रिएट करता है, जहां पर उन बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। जैसे एयर होस्टेस वगैरह जो होती हैं, या फिर इसी तरीके से मिलिट्री वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है, उनके लिए एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट की जाती है। एयर होस्टेस की अगर ट्रेनिंग होगी तो उनके लिए जो है रियल एरोप्लेन जो है उनके सामने लाया जाता है, उनको उस पर चढ़ाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बताओ आपको किस तरीके से यहाँ पर बोलना है। तो ये है क्या, ये रियल लाइफ सिचुएशन है, यानी रियलिटी में चीजों को लाकर बच्चों के सामने बच्चों से करवाया जाता है, ये होता है सिमुलेशन। रोल प्लेइंग में जब टीचर क्या करता है, बच्चों को कोई किरदार दे देता है प्ले करने के लिए कि आपको इनका रोल जो है प्ले करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एज अ टीचर मैं आप में से किसी को बोल सकता हूँ कि कल आपको जो है कपिल शर्मा शो में जो कपिल जो है जिस तरीके से अपना किरदार अदा करता है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक शो मैं कराऊंगा, उसी तरीके से आपको वो रोल क्या करना है, कपिल का रोल जो है आपको क्या करना है, प्ले करना है। तो ये हो गया रोल प्लेइंग। रोल प्ले का मतलब ये होता है कि टीचर किसी भी पर्सन का रोल जो है बच्चों से प्ले करवाता है। तो ये रोल प्ले करने का जो प्रोसेस बच्चों के लिए होता है, तो बच्चे जो है इसमें बहुत सारी चीजों को जो है सीखते हैं। सिमुलेशन से आपको याद रखना है कि रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ इन्वायरमेंट जो है टीचर क्रिएट करता है, और उस रियल लाइफ इन्वायरमेंट में जो है बच्चों को सिखाया जाता है। आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखी होगी कि मिलिट्री वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल रियल लाइफ चीजें उनके सामने रखी जाती है और उनसे कहा जाता है कि अगर दुश्मन आप पर हमला करेगा तो आप अपने आप का दिफा जो है कैसे करोगे। तो फिर वो जो है उसी सारी चीजों को जो है वो सीखते हैं। ठीक है, तो यही होता है सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, दोनों का यही थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सर जी सर ये वाला जो ऑप्शन है सर, वो जो इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन है, अगर अगर सिर्फ प्रेजेंटेशन होता तो वो डायरेक्ट टीचिंग मेथड में आ जाता ना सर। हाँ, अगर प्रेजेंटेशन होता तो वो डायरेक्ट जो है आपका टीचर सेंटर में आता। ठीक है, बट यहाँ पर जो जी है जी हमें ऑप्शन के एतबार से भी जाना है और इस एतबार से भी हमें देखना है कि किसमें जो है ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, जी ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ पर जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स दी गई हैं और उसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट है, एक्सटिंक्शन है। तो ये आपको बताना है मैच करके। आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको बीएफ स्किनर की थ्योरी हमने पढ़ा था, जिसमें रेड को जो है दो तरीके से क्या किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, एक पॉजिटिव, दूसरा जो होता है निगेटिव तरीके से। तो आपको समझ में आ जाएगा, आप आसानी से मैच करके जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। किसी भी वर्ड को आप मिलाओगे, हर एक का कीवर्ड जो है मौजूद है उसके एग्जाम्पल में। तीसरा सर। तीसरा, चलिए देख लेते हैं। गुड, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आपने इसका सही आंसर किया। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पनिशमेंट, ठीक है, तो ये चीज जो है पेनफुल, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ये वर्ड जो है इसका अल्टरनेट था। पनिशमेंट में किसी को सजा दी जाती है जिससे क्या होता है, लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है, इससे भी आप मैच कर सकते थे। यहाँ पर एक वर्ड है विथड्रॉ, ठीक है, इसी तरीके से इसका अल्टरनेट जो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन जो है एग्जिट से ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना, बाहर कर देना। तो विथड्रॉ का मतलब भी यही होता है, चीज को बाहर निकाल लेना।
अब यहाँ पर हम आते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसको हम मिलाएंगे पॉजिटिव को जो है इससे। इसमें कहा गया द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस होता क्या है? देखिए स्टिमुलस कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपके अंदर जो है रगबत पैदा हो, यानी जिसकी वजह से आपके अंदर एक उभार पैदा होता है, एक उकसाहट पैदा होती है, यानी आप वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो स्टिमुलस का मतलब वही होता है, यानी जो चीज आपको उभारे, जो चीज आपके अंदर रगबत पैदा करे, जो चीज आपको मोटिवेट करे करने के लिए। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टिमुलस को सिंपल से वर्ड में समझने के लिए आप इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट करने के बाद जो है बहुत तेजी से जो है क्या होता है, बिहेवियर इंक्रीज होता है। जैसे हमने जो रैबिट वाली एग्जांपल पढ़ी थी बीएफ स्किनर की थ्योरी में, रैबिट को जो है, चूहे को जब हम उसमें रखते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं, उसमें दो तरीके की क्या होती है, बटन होती है, यानी एक लाल होती है, एक हरी होती है। तो जब चूहा हरी वाली बटन को दबाता है तो उसको क्या मिलता था, फूड मिलता था। और जब वो लाल बटन को दबाता है तो उससे उसको क्या मिलते थे, मतलब पनिशमेंट मिलती थी, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है शॉक उसको लगते थे, जिसकी वजह से उसको तकलीफ होती थी। तो यहाँ पर जो ये हरी बटन है, तो ये हरी बटन क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टिमुलस है। यानी यहाँ पर चूहे को ये पता चल गया था कि जब जब मैं बटन दबाऊंगा, हरी बटन, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो यानी ये क्या है, स्टिमुलस उसको प्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर वो अपना बिहेवियर बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव का मतलब यानी उसमें जो है उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि वो सही काम कर रहा है, सही बटन दबा रहा है, और वो बार बार यही काम कर रहा है, लेकिन सही काम कर रहा है, हरी बटन दबा रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। निगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, स्टिमुलस को रिमूव करने के बाद जो बिहेवियर बढ़ता है। तो इसका ये वाला स्टिमुलस जो है कैसे रिमूव हुआ है, क्योंकि जब वो लाल बटन दबाता था तो उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगते थे, यानी उसको जो है एक तरीके से पनिशमेंट मिलती थी। तो उसको पता चल गया था कि अगर मैं लाल बटन दबाऊंगा तो मुझे जो है पनिशमेंट मिलेगी, तो वो उस लाल बटन दबाने से क्या करने लगा, अपने आप को बचाने लगा। तो ये क्या है, यानी इसने अपने आप को बचाने से या अपने आप को तकलीफ देने से उसने बचा लिया है। तो यानी अपने बिहेवियर को उसने यहाँ पर क्या किया, इंक्रीज किया है, अपने आप को जो है खतरे के मुंह से निकाला है। अगर वो अपने आप को नहीं बचा पाता तो ये क्या हो जाता आपका, उसका बिहेवियर जो होता है डिक्रीज होता, यानी वो अपने आप को नहीं बचा पा रहा, बार बार जो है वही गलत काम कर रहा है। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? जी सर। ठीक है। फिर इसी तरीके से पनिशमेंट में आपका वही होता है, किसी भी बिहेवियर को रोकने के लिए जो है हम पेनफुल या एवर्सिव स्टिमुलस को जो है हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये निगेटिव पनिशमेंट में जो चीज हम रिमूव कर रहे हैं ना, वो किसके थ्रू हम कर रहे हैं, वो हम पनिशमेंट के थ्रू कर रहे हैं। और पनिशमेंट के जरिए जब हम चीजों को निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। withdraw of a pleasant stimulus or application of an aversive stimulus to stop the behavior। ठीक है, मतलब कोई भी अच्छा स्टिमुलस या कोई भी बुरा स्टिमुलस को जो है हम क्या करते हैं, निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं किसी भी बिहेवियर को जो है स्टॉप करने के लिए, किसी भी बिहेवियर को रोकने के लिए। तो जैसे चूहे का जो बिहेवियर था, उस बिहेवियर को हमने क्या किया है, रोका है यहाँ पर, यानी उसको लाल बटन दबाने से जो है हमने रोका है। तो ये क्या है, रोकना, यानी उसका बिहेवियर इंक्रीज हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, समझदार हो गया है, उसको मालूम हो गया है कि अगर मैं लाल बटन दबाऊंगा तो मुझे जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो उस पनिशमेंट को हमने क्या किया है, रोका है। तो यानी चूहे का बिहेवियर क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब वो बटन दबाता था तो उसको जो है पनिशमेंट मिलती थी। पॉजिटिव इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब वो हरी बटन दबाता था तो उसको जो है खाना मिलता था। अब बार बार जो है वो सही काम कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है उसका बिहेवियर जो है पॉजिटिव तरीके से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर निगेटिव तरीके से क्या किया है, हमने इस चीज को खत्म करके उसके बिहेवियर को जो है इंक्रीज किया है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर कुछ स्टडी स्किल्स जो है दिए गए हैं, फिर उसके बाद है इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स यहाँ पर दी गई है। तो इसको मैच करके आपको बताना है। देखो इलेबोरेटिव इंट्रोगेशन, तो इंट्रोगेशन का मतलब ही वही होता है किसी चीज की सर तहकीक। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। थ्री सर। चलिए और कोई बताए। ऑप्शन डी होगा सर। देख लेते हैं। ऑप्शन वन होगा। वन सर, वन। हम्म। तो
देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एलोबरेटिव इंट्रोगेशन जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की जो है बहुत ही वाज़े जो है तफसील करना, यानी बहुत ही वाज़े तौर पर जो है तहकीक को तश्कील करना। तो आंसरिंग वाई अ फैक्ट इज ट्रू, ठीक है, क्यों ये फैक्ट, यहाँ पर वाई का वर्ड लग गया तो इसका क्या मतलब, आप किसी चीज के बारे में इंट्रोगेट कर रहे हो कि क्यों ये चीज जो है सही है, ठीक है, आप आंसर कर रहे हो कि क्यों ये फैक्ट जो है ट्रू है, तो यानी इसके बारे में आप इंट्रोगेट कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो क्यों ये सही है। तो ये हो जाएगा आपका इलुबरेटिव इंट्रोगेशन। इसके बाद आप बी को जो है 3 से मिलाएंगे। प्रैक्टिस टेस्टिंग में जो है टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न। फिर इसी तरीके से यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सेक्शन ऑफ टेस्ट और एन एग्जांपल प्रॉब्लम मींस टू यू। फिर यहाँ पर इंटरलीव्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, स्टडी करते वक्त जो है जब आप डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम को एक साथ क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। ठीक, चलिए यहाँ पे है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में कहा गया है कि पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शन आर टू मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ टीचर। कह रहे हैं कि एक टीचर की जो है ये दोनों एक्टिविटीज हैं, क्या क्या, पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शन। देखिए जब भी टीचर आपको बताता है या पढ़ाता है तो वो सोशल इंटरेक्शन जरूर करता है, यानी आपके समाज में क्या हो रहा है, जैसे कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात कर लिया था इलेक्शन के ताल्लुक से, वो हमारा सोशल इंटरेक्शन ही था, ठीक है। पेडागोजी हम किसको बोलते हैं, तालीम का जो तरीका होता है, यानी तदरीस का जो तरीका होता है, फन तालीम और तरबियत या तदरीस जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी चीजें कह रहे हैं कि एक टीचर की एक्टिविटीज में ये दोनों चीजें जो है क्या होती है, शामिल होती हैं। रीजन में कहा गया कि कम्युनिकेशन हैज अ लिमिटेड रोल इन बोथ दीज एक्टिविटीज। क्या इन दोनों एक्टिविटीज में जो है कम्युनिकेशन का रोल जो है बहुत लिमिटेड होता है, बताइए। पहला सही दूसरा गलत। सी ऑप्शन थर्ड सी। ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है टीचर का रोल जो है मतलब कम्युनिकेशन का रोल जो है वो लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, ठीक है, यानी टीचर का रोल मतलब कम्युनिकेशन का रोल अगर लिमिटेड होगा तो काफी दिक्कत हो सकती है। चलिए, द कंपोजिशनल स्किल एंड क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली इवेल्युएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। फॉलोइंग में से किस टेस्ट के जरिए जो है आप स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन स्किल को, मतलब यानी ऐसे स्किल जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, कंपोजिशनल स्किल हो, इन सारी चीजों को इवेल्युएट किया जा सकता है, किस टेस्ट के जरिए हम जान सकते हैं। ऑप्शन बी। बी प्रोजेक्ट। सर। ऑप्शन बी ऐसे टाइप टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इससे टाइप टेस्ट, मतलब टाइप टेस्ट, क्योंकि इसमें जो है हमें लिखने के लिए मौका मिलता है, तो वहां पर जो है हम अपनी इमेजिनेशन पावर, अपनी क्रिएटिविटी, ये सारी चीजों को जो है हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। चलिए, which of the following will be considered key teaching behavior belonging to the category of effectiveness। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर क्या पूछा गया, की टीचिंग बिहेवियर, ठीक है, तो आपको लाइट्स जो है याद होने चाहिए, लेसन क्लैरिटी है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, फिर इसी तरीके से है टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो अगर आपको लाइट्स जो है ये 5 की बिहेवियर जो है वो याद है, तो उससे जो है मैच करके इसका आंसर आप निकाल सकते हो, कोई भी यहाँ पर मतलब डिफिकल्ट। ए बी ई होगा सर। ए बी ई दूसरा वाला। गुड। देखिए यहाँ पर जो है लर्नर के आइडियाज को हमें मतलब क्लियर बनाना, जो डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हैं, यानी एक क्लासरूम के अंदर जो है हर तलबा की या हर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को हमें क्या करना है, क्लियर बनाना है। तो ये किस में आएगा, लेसन क्लैरिटी में। तो लेसन क्लैरिटी में यही कहा गया है कि टीचर जो भी लेसन दे रहा है वो बिल्कुल वाज़ेह एंड क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये बी वाला जो है ये किसके अंदर आएगा, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के अंदर आएगा, यानी टीचर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो आपको लेक्चर दे रहा है, उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी मींस यानी टीचर का जो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होने चाहिए, उसके अंदर जो है वेरिएशन होने चाहिए, वॉइस, जेस्चर, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें जो होती है वो सब कुछ जो है उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है सिर्फ बुत की तरह खड़ा होकर वो आपको जो है बोलकर चला जाए, ना कुछ इशारा कर रहा है, ना आई कांटेक्ट यानी फीडबैक वगैरह, ये सारी चीजें जो है सब कुछ इसके अंदर जो है आ जाएंगी। फिर यहाँ पर यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज अगर आप देखेंगे तो ये टीचर मतलब ये किसके अंदर आता है, आपका हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर आएगा। प्रोबिंग थ्रू द जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन के थ्रू जो तहकीकात होती है, जो खोजबीन होती है, जो छानबीन टीचर करता है और फिर जो है उनको एक हाई लेवल के डिस्कशन पर मुंतकिल कर देता है, तो प्रोबिंग जो होती है वो आपकी हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर होती है, ठीक है, की बिहेवियर में नहीं होती। यूजिंग मीनिंगफुल वर्बल प्राइज टू गेट एंड कीप स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट रखना, ये किसके अंदर होगा, आपका की बिहेवियर के अंदर होगा, और इसको हम किससे मैच करेंगे, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस।
ठीक, आ गया समझ में? चलिए, क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इस पे जो है 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक रिपीट हो सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन एज स्ट्रेटजीज फॉर अडल्ट लर्नर इज नोन एज। कह रहे हैं कि स्टडी की एक फील्ड है जो रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, सेल्फ इवेल्युएशन को यूज करता है अडल्ट लर्नर के लिए स्ट्रेटजी के तौर पर, उसको हम जो है किस नाम से जानते हैं? पेडागोजी। एंड्रोगोजी। हाँ ठीक है, क्योंकि एंड्रागोजी जो होता है इसको हम किस में बोलते हैं, यानी एक होता है हमारा पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी। तो पेडागोजी को आप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मान सकते हो, एंड्रागोजी को जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के इक्वल ये होती है, और ह्यूटागोजी जो है वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के जो है इक्वल होता है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, कौन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्ट बाय। तो कौन ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड ये टर्म है जो कि किसके जरिए जो है ये सजेस्ट की गई थी? जोहन देवी, ऑप्शन डी, एडगार डेल के जरिए जो है ये मतलब दी गई। देखिए, कौन ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये इमेज के तौर पे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। देखिए, ये वही कहता है कि ना बच्चा जो है वो करके सीखता है। तो करने का मतलब इसने कहा कि बच्चा जो है ऑब्जर्व करता है, फिर सुनता है, फिर रीड करता है, फिर फाइनली जो है इसको विजुअलाइज करता है। तो एडगर डेल का जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस का जो कंसेप्ट है, इसने वही कहा कि लोग जो है वो बेस्ट जो सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? करके सीखते, बाय डूइंग सीखते हैं। तो उसको इसने क्या किया, 11 लेवल में जो है डिवाइड किया है। अब ये लेवल जो है आप नहीं याद करोगे। जैसे इसमें कहा कि रीड, पहला लेवल है रीड, जिसमें बच्चे जो है सिर्फ 10% तक सीखते हैं रीड करके। फिर यहाँ पर हेयर मीन्स 20% जो है सुनकर सीखते हैं। फिर इमेज, यहाँ पर कहा गया इमेज एंड वॉच द वीडियोस, जिससे ये 30% तक बच्चे जो है सीखते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एग्जीबिशन, वॉच और डिमोन्स्ट्रेशन, जिसमें देखकर और सुनकर 50% तक, कहकर और लिखकर जो है 70% तक, और जहां पर बच्चे खुद से करने लगते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो पूरा 90% तक सीखते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि एडगार डेल की जो ये टर्म है कौन ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस से एक वर्ड लिखा है ना, यानी मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, लर्न बाय डूइंग, हम कुछ करके सीखते हैं। यानी करने का मतलब यही हो गया कि आपके पास करते करते जो एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता है, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपके अंदर क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, आप सीखते हो। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। सर ऑप्शन डी। हाँ, तो यहाँ पे जो है देखिए, ये ड्यूरिंग द टीचिंग होती है। टर्मिनल पॉइंट जो है, यानी जो लास्ट पॉइंट पे होता है, ये कौन होता है आपका? समेटिव इवेल्युएशन होगा। गुड, ठीक है, चलिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवेल्युएशन प्लान। तो इवेल्युएशन प्लान के जो है क्या एलिमेंट्स होते हैं? पर्पस, रिसोर्स, एनालिसिस, अथॉरिटी। यानी इवेल्युएशन करने में हम क्या क्या चीजें लेते हैं? ए सी, पर्पस, ए बी सी। ऑप्शन सी। हाँ, यहाँ पे जो है आपका ए बी सी होगा, ठीक है, नॉट ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जब भी आप किसी चीज का इवेल्युएशन प्लान बनाते हो ना, तो आप पहले अपना एक पर्पस जो है सेट करते हो, फिर उसके बाद जो आप रिसोर्स हो, यानी आप उन सब्जेक्ट या उन मटेरियल्स के बारे में आप देखोगे कि हमें किन मटेरियल्स का जो है इवेल्युएशन करना है। जैसे सिलेबस को हम डिसाइड करते हैं ना कि इतने ही सिलेबस में जो है बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा, फिर उसका एनालिसिस हम करते हैं। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, इंस्ट्रक्शन विच इंकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। जिसके अंदर लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन होती है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ठीक है, डिफिशियंसी एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। तो इवेल्युएशन की कौन सी टाइप्स जो है, जो मतलब डिफिशियंसी मींस यानी कमी, ठीक है, और डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर, और लर्नर की डिफिकल्टीज एंड कमी या कोताहियों के आइडेंटिफिकेशन पर जो है फोकस करता है, वो कौन सा इवेल्युएशन है? ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। चलिए, Which of the following is an example of higher order of cognitive learning outcome? तो following में से जो है कौन सा जो है एक higher order cognitive learning outcome की एग्जाम्पल है, बताइए। तो इसमें से आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना है आंसर। लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड देयर सीक्वेंस। डी डी सी सर, सी लगा है, और नेशन सी।
तो सी है यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग ऑफ अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग जो है ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है, लेकिन हायर ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका जो है लोअर ऑर्डर है। देखिए लर्निंग ऑफ कंसेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन जो है ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी, उसका जो कॉग्निटिव डोमेन जो है उसके अंदर जो आपका इवेल्युएशन आता है, नहीं जो क्रिएटिंग आता है ना, मतलब जो 1956 वाली जो है उसके अंदर क्या है, क्रिएशन एक मतलब लास्ट में आता है। तो क्रिएशन का मतलब ही वही होता है जहां पर आप किसी कंसेप्ट को क्या करते हो, क्रिएट करते हो, बनाते हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, ये सारी चीजें जो है आपका उसके अंदर आएगा, ब्लूम की टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए, ये भी आपकी कहने का जो 9 इवेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, यानी इसने जो एक्सट्रैक्शन देने के 9 तरीके बताए हैं, उसी तरीके को जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में जो है लगाकर बताना है। क्या सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शन देने के लिए गेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट करते हो, प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्विजिट लर्निंग, चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल इन द लाइब्रेरी, इलिसाइटिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। याद है आप लोगों को? 1 2 3 4 सर 1 2 3 4 पहला वाला। दूसरा दूसरा। देखिए यहाँ पे एक बात तो यहाँ पर ये चीज तो तय थी कि मतलब पहला जो है वो आपका गेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट ही आएगा ना, कि मतलब हम कुछ भी करेंगे सबसे पहले हमें स्टूडेंट की अटेंशन जो है चाहिए, ठीक है। तो बी को हम यहाँ पे, सी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर इसी तरीके से 3 प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इसके अंदर नहीं है, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो लर्नर के क्या ऑब्जेक्टिव है वो टीचर क्या करेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा, उनको एक तरीके से बताएगा, ठीक। फिर इसी तरीके से यहाँ पर है स्टिमुलेटिंग द रिकॉल ऑफ प्री रिक्विजिट लर्निंग है, फिर इलिसाइटिंग द डिजायर रिस्पॉन्स, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। गेनिंग अटेंशन बी में आपका ये आ जाएगा, रिकॉल ऑफ द प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज जो है वो आपकी 3rd नंबर पे आएगी, मतलब एक तरीके से टीचर जो है उनकी प्रायर नॉलेज को जो है रिकॉल करवाएगा, यानी जानेगा, उनसे भी पूछेगा। फिर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस है, इलिसाइटिंग परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, एक्सेसिंग परफॉर्मेंस, इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। ये चीजें जो है मैंने आपको निमोनिक्स के जरिए बताई थी, आप में से किसी को याद है? मतलब इससे जो है ना पहले ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 का है, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है इस थ्योरी से क्वेश्चन कब पूछे गए थे, 2016 या 17 में पूछे गए थे, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से 2022 में भी एक क्वेश्चन आया जो आप लोगों को ऑलरेडी करवाया जा चुका है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस में होगा। तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपको डिटेल में जो है टीचिंग में पढ़ाई गई थी, कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं कभी कभी, तो आप लोग अपने एतबार से जो है देख कर चलिए। देखिए अगर आप पूरा अभी आपको इस टाइम पे नहीं याद हो रहा है ना, तो कम से कम जो है आप इसका पहला याद कर लो, इसका लास्ट वाला आप याद कर लो, इसी तरीके से 4 और 5 का जो है आप याद कर लो, मतलब इतना आप अपने जहन में बैठा लो कि अगर आपको आए तो आप उसकी तरतीब जो है लगा सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका मेमोरी लेवल्स ऑफ लर्निंग दिया गया है, तो जिसमें मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एनालिसिस लेवल है एंड क्रिएटिंग लेवल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। फोर्थ वाला आएगा सर, फोर्थ फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 4 ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने मेमोरी लेवल को ही मिला लिया होगा, तो रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन, फिर इसी तरीके से एग्जाम्पल को हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में मिलाएंगे। एनालिसिस लेवल में क्या होता है, आइसोलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द पार्ट। तो देखिए एनालिसिस अगर हम किसी किताब का करते हैं, किसी भी चीज का हम एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, अलग अलग करके जो है रखते हैं, फिर जब उस चीज को हम जोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। क्रिएटिंग लेवल आपका वही है, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, यानी न्यू चीजों को जो है क्रिएट करना, बनाना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है 52, लिस्ट 1 में है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, कोलैबोरेटिव मेथड है, उसको जो है आपको मैच करके बताना है। सर, इसका भी चौथा ही आएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज स्टूडेंट इंगेज इन, तो अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है इंपॉर्ट कर रहे हो, दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो ये आप किस में करते हो, लेक्चर मेथड के अंदर जो है आप करते हो। फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, जैसे इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग इस वजह से हो जाती है क्योंकि टीचर जो है ना आपको आपके सामने जो है डेमो करके दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके चीजों को जो है दिखाता है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप क्या करते हो, सीखते हो।
प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर एंड लर्न, जहां पर आप एक साथ जो है एक्टिविटीज करते हो और सीखते हो। फिर यहाँ पर कोलैबोरेटिव में क्या, एम्फसाइजिंग द पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट। ठीक, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 53, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज टीचिंग मेथड विच हैव अ ग्रेट स्कोप फॉर डायलॉजिक डिस्कोर्स। ठीक है, यानी सिर्फ आपको जो है डायलॉजिक मेथड ऑफ टीचिंग को जो है आइडेंटिफाई करना है, किसमें से जो है कौन सा जो है डायलॉजिक है। CDF, CDF जी सर, दूसरा वाला। हाँ, तो देखिए ट्यूटोरियल्स ऑफ टीचिंग जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ जाएंगे। इसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन में भी क्या होता है, टीचर आपके इन्वॉल्व होते हैं, डायलॉग जो है दोनों के दरमियान चलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। यहाँ पर एक्सक्लूसिव नहीं पूछा गया, इंक्लूसिव पूछा गया है ना। इंक्लूसिव मीन्स यानी हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वो पढ़ते हैं ना, नॉन एग्जिस्टेंस। अनुपसंहारी की जो एग्जाम्पल होती है वो आपकी क्या है तो इस नॉन नॉन एक्सक्लूसिव है, सर यानी इसमें डी आएगा, मतलब सब आएंगे इसमें, टीचर हाँ में स्टूडेंट सब बिल्कुल। डिफरेंट रहेंगे नॉन तो लर्न। एक्सक्लूसिव का मतलब ये हो गया कि ऑल इंक्लूसिव, यानी इसके अंदर जो है सारे लोग आएंगे। ये आपका इंडियन लॉजिक में इसी तरीके से हम लोग वहां पर लॉजिक लगाकर वो एग्जांपल दी गई है। ठीक है, तो देखिए इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर टीचर जो है ये कोशिश करता है कि जितने भी बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं, ठीक है, वो सबको जो है क्या कर सकता है, सेम क्लास में एक साथ जो है बता सके। टीचर मेक्स द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जहां पर टीचर जो है किसी भी किस्म का जो है भेदभाव नहीं करता है कि इन बच्चों को इस रूम में या अपने क्लास में नहीं बैठाना, बल्कि वो सारे बैकग्राउंड के बच्चों को वो एक साथ जो है बैठाता है और सबको जो है पढ़ाने और सिखाने की जो है कोशिश करता है। यहाँ पर देखिए ये आंसर जो है गलत हो गया है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए एक होता है यहाँ पर गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट हम किसको बोलते हैं? सर जिन बोलते हैं ना, जो जीनियस होते हैं बाय बॉर्न उनको गिफ्टेड बोलते हैं। मतलब जो नेचुरली जो है टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, उनको जी जो है सर। हाँ गिफ्टेड होते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मीट। ठीक है, टीचिंग में इफेक्टिवली जो है डिस्कशन मेथड को ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉलोइंग में से कौन सी कंडीशन जो है पूरी होनी चाहिए। अगर आपको एक डिस्कशन मेथड ऑर्गेनाइज करना है तो क्या कंडीशन जो है होनी चाहिए? डिस्कशन मेथड की टॉपिक जो है वो इजी होनी चाहिए, टॉपिक जो है पहले से डिक्लेयर होनी चाहिए, टॉपिक जो है कॉमन इंटरेस्ट की होनी चाहिए, या एक से ज्यादा टीचर की जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, या पार्टिसिपेंट्स की जो है लैंग्वेज फैसिलिटी का भी जो है एक तरीके से ख्याल रखना चाहिए। क्या कंडीशन होगी? सर BCE आएगा, ए वाला ऑप्शन। BCE, ठीक है। देखिए टॉपिक अगर इजी होगी तो डिस्कशन करने या कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब उस चीज पे जो है हर कोई जानेगा तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिस चीज पे आपको डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, आप उस टॉपिक को जो है पहले से डिक्लेयर कर दो। हाँ, आपकी टॉपिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे लोगों का जो है इंटरेस्ट बने। ठीक है, फिर इसी तरीके से लैंग्वेज का भी आपको जो है ध्यान रखना है कि हमारे डिस्कशन के अंदर जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या वो लैंग्वेज को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, तो इन सारी चीजों का भी आपको ख्याल रखना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 56, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मींस। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? लर्निंग एक्सपीरियंस, कंसाइज आउटकम, एकेडमिक अचीवमेंट, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। ऑप्शन टी। डी, इंटरनल लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ही वही होता है जैसा अभी आप लोग जो है पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। आपका मकसद क्या है कि आपको जो है इंटेंडेड आउटकम मिलना चाहिए, यानी आपका मतलूबा आउटकम आपको जेआरएफ जो है मिलना चाहिए। यही आपका बर वक्त जो है लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यही आपका मकसद है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। तो लिसनिंग जो है टीचर के लिए जो है क्या है, अहम है। क्यों अहम है? क्या वो लर्नर की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करता है, यानी पूरा करता है, नॉलेज गेन करेगा, लर्नर को गिट यानी अच्छे मजाहिया मतलब उसमें रखेगा, या लर्नर के प्रोग्रेस, लर्नर को इवेलुएट करेगा प्रोग्रेस बनाने के लिए। ए सर, एड्रेस द रिक्रूटमेंट ऑफ द लर्नर।
हाँ, तो यहाँ पे है एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। तो लर्नर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है लिसनिंग टीचर के लिए जो है जरूरी है। मान लीजिए मैं क्लासरूम में एज अ टीचर हूँ, आप लोग लर्नर्स हो, आप सारी बातें बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं अगर आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है। टीचर अगर सुन रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो लर्नर की जरूरतों को पूरा करे, उनके डाउट्स को जो है क्लियर करे, उनके अंदर जो भी चीजें हैं उनको बताए जो वो आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, which of the following statement is true in the case of a test prepared by you a teacher? ठीक है, you as a teacher, तो फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट सही है एक टेस्ट के केसेस में जो आपके जरिए प्रिपेयर किया गया है एज अ टीचर। यानी आप एक टीचर के हैसियत पे आपने कोई टेस्ट प्रिपेयर किया है, तो वो आपका टेस्ट जो है बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दूसरा वैलिड ऑप्शन बी सर। दूसरा बी। और बताए कोई? डी सर, डी ऑप्शन। डी। डी 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 ए या बी डी होगा। फोर्थ। देखिए यहाँ पे जो है वो बी होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। ओ इसमें कहा गया है कि अगर आपका एक टेस्ट जो है वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगा। यहाँ पर यूजेबल लिखा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट आपका वैलिड है, रिलायबल है, उसको यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, हर टेस्ट जो है वो आपका यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ पर यूजेबल लिख कर जो है आपको कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, ये सही है कि अगर एक टेस्ट आपका वैलिड है तो वो रिलायबल भी है, यानी ये रियल डिफिनेशन है उस टेस्ट की। यूजेबल जो है एक बहुत ही आगे का मरहला है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो, वो रिसर्चर पर डिपेंड करेगा, या जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन इसकी सही डिफिनेशन जो है यही है कि अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगा। लेकिन अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो उसके लिए हम श्योर नहीं है कि वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। कंसेप्ट तो आपको क्लियर है वैलिड एंड रिलायबल का? जी जी सर। जी सर। सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ टीम टीचिंग। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, इससे जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सारी चीजों को आप क्लियर रखना। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप हल्के में ना लेना। जैसे हमारी शिफ्ट में एक पेपर आया था 2007 का क्वेश्चन, उस टाइम पे कोरोना पीरियड में मैं 2004 तक का क्वेश्चन करके गया था। तो वो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 2007 में क्वेश्चन था, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पेपर उसकी थीम पूछी गई थी। जैसे लोगो वो होता है ना, अरे शियार जिसको हम बोलते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो शियार था वो उससे लेट्स ट्रुथ द प्रिवेल, इस तरीके से कुछ करके वो क्वेश्चन था। और वही सेम क्वेश्चन 2007 का वो पेपर था, पीवाईक्यूज था, मैं किया था, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को जो है मैंने हल्के में लिया था। मैंने कहा इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन कहाँ आएंगे, लेकिन वो हमारी शिफ्ट में ही आया, और तकरीबन 2-3 क्वेश्चन आए थे 2004 से लेकर 2010 के बीच में। तो इसी वजह से कहता हूं अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट मत करना, या फिर ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन से क्या ही हो सकता है, हमारा आ सकते हैं। ठीक है, वही छोटे क्वेश्चन कंफ्यूज करके निकल जाएंगे सर आपको। सी ऑप्शन आएगा तो सर। ऑप्शन सी तीसरा आंसर। सर, सी ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल सही है। तो टीम टीचिंग जिसमें मतलब क्या है, 2 टीचर से ज्यादा होते हैं जो कि सेम क्लास में जो है टीच करते हैं अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक। जैसे मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक होती है ना, तो उस टॉपिक में जो है आपके जो भी 2 टीचर से ज्यादा टीचर होंगे, हर टीचर के पास जो है अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, आप में से किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होगा, आप में से किसी का अलग होगा। मान लीजिए मैं पॉलिटी जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने एतबार से अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक पढ़ाऊंगा, ये टीचर अपने एतबार से पढ़ाएगा, ये टीचर जो है अपने एतबार से पढ़ाएगा। तो वो किस में पढ़ाते हैं, उसी सेम क्लास में जो है पढ़ाएंगे। तो आपको याद रखना है टीम टीचिंग मोर देन 2 टीचर, सेम क्लास सेम सब्जेक्ट, ठीक है, एज पर देयर एक्सपर्टीज। ठीक, चलिए, as per the cognitive development theory of Jean Piaget, adolescence student are in which stage of development? तो adolescence student जो है वो जीन पियाजे की थ्योरी के मतलब डेवलपमेंट स्टेज में किस स्टेज में वो फॉल करेंगे? सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल, किस में आएंगे? ऑप्शन डी। ऑपरेशन। देखिए एडोलसेंस किस में होते हैं, 11 साल के बच्चे होते हैं ना, तो ये बी होगा फिर। आप लोग भूल रहे हो, इसका लेवल आप याद करो। 0 से सर 2 बी होगा फिर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सर 0 से 2 आएगा ना, 2 के जी सर। 4 ऑपरेशनल। से 11। इसका सबसे लास्ट स्टेज कौन सा है? फॉर्मल ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बिल्कुल,
तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही तो ये बात कही गई है कि 12 और उसके अपर लेवल के जो बच्चे होंगे वो इसके अंदर आएंगे, एडोलसेंस बच्चे। मतलब देखिए आपका जो ये होता है सेंसरी मोटर हो गया, इसी तरीके से फिर आपका हो जाएगा प्री ऑपरेशनल हो जाएगा कंक्रीट। तो सेंसरी मोटर में आपके जो बच्चे सेंस से सीखते हैं 0 से 2 ईयर्स के हो गए, ठीक है, यानी छोटे बच्चे हो जाते हैं। फिर 2 से लेकर आपके 4 साल के अच्छे मतलब 4 या 6 के अंदर में आपके प्री ऑपरेशनल होते हैं। फिर उसी तरीके से जो है 8 से लेकर 11 के बीच में जो है वो आपके कंक्रीट होते हैं। फिर फॉर्मल जो है आपका 11 एंड उसके अबव का जो लेवल होता है, यानी जिसके अंदर हम सारे लोग आ जाएंगे, तो वो आपका जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। ठीक, जी सर। जी सर। चलिए तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। कल एक क्लास जो है टीचिंग पे और होगी। आप लोगों को लगता होगा कि क्वेश्चन जो है आसान है, बट ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके 2019-18 में आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम पूरे क्वेश्चन को जो है करते चलेंगे टीचिंग के, तो क्या पता आपको बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट 17-16 के क्वेश्चन में जो है और देखने को मिल सकते हैं, बट ये अभी जो है पॉसिबल नहीं है। हम 3 क्लास डिस्कस करेंगे, 3 क्लास जो है आपकी रिसर्च पे होगी। इस तरीके से 3-3 क्लास जो है करते चलेंगे, ठीक है। नो डाउट्स, आप लोग जो है अपनी रिवीजन जो है वो जारी रखिएगा। बाकी पीवाईक्यूज वगैरह आपको मैंने बता दिया है, आपको पहले किस पीवाईक्यूज को जो है टारगेट करना है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है किस पर आपको मूव होना है। इसी तरीके से आप चीजों को जो है फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना 100% जो है आप लोग लगाते रहिए। यानी आपको ये एहसास ना हो कि मेरा टाइम जो है बर्बाद हो रहा है या बर्बाद मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस तरीके की चीजें आपके अंदर ना आनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब बेस्ट होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन